हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो पर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को देखे, ठीक। उसके बाद हम लोग ने एलसीएम एचसीएफ को देखा। उसके बाद इसी तरह से हम लोग क्या किए, अब नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। हम लोग नया चैप्टर जो देखेंगे वो नया चैप्टर होगा रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण, जिसको लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी देखना है। थ्योरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को ताबड़तोड़ रूप से शेयर कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक ना। और हम लोग क्या करते हैं कि डेली पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का क्लास करते हैं, ठीक ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक। उसी को लेकर के हम सुबह हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इवनिंग में हम लोग क्या फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक। तो अभी हम लोग जो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी रैखिक तथा द्विघात समीकरण में हम लोग सबसे पहले इसका रूप किस तरह का होता है, व्यापक समीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, वो किस तरह का होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो अगर हमें इसको पहचानना हो तो व्यापक समीकरण इसका नाम होता है ना। वो किस तरह का होता है, वो होता है इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको ये टोटली इक्वेशन मिलेगा, ठीक ना। अगर आप थोड़ा सा और कंसियस होकर 10th क्लास पढ़े होंगे तो वहाँ आप विविधकर जिसको बोला जाता है वो भी निकाले होंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये टोटली चीज़ें आप 10th में पढ़े होंगे, ठीक ना। ये बेसिक है यहाँ का, तो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको मूलों की प्रकृति निकालना है, मूलों का योग यानी कि दो मूल दिया रहे उसका योग निकालना है, इसी से रिलेटेड निकलेगा, ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपको यहीं पर क्या होगा, अगर मूल पूछ दे कि इसका मूल क्या होगा तो वह होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है इसका, अगर इसका मूल पूछ दे। क्लियर है, ठीक। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला तो बेसिक हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा लेवल में चलते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रब करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अगर आपको पूछ दें यदि आपके पास क्या दे रहे, दो मूल दिया रहे, यदि मूल अल्फा तथा बीटा, यदि मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योग होगा। तो एक नंबर में लिखना है मूलों का योग होगा, है ना, मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग करना है हमें, ठीक ना। तो ये क्या होगा, इक्वेशन बस यही रहेगा। आपको क्या करना है, इक्वेशन में से क्या करना है, -b अपॉन a हो जाएगा। -b अपॉन a का मतलब क्या होगा, ये किस तरह से लिखेंगे हम लोग, -b कहाँ से लिखेंगे, ये किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो हम लोग यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये लिखेंगे x का गुणांक अपॉन a। ये देखिए x² का गुणांक है, तो यहाँ लिखना है x² का गुणांक। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला होता है -b अपॉन a, यानी कि x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक माइनस फॉर्मूला में है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, मूलों का योग हमने देखा, योग होगा, ठीक। मूलों का गुणनफल हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, ये जो होगा ये होगा c अपॉन a। अल्फा डॉट बीटा ये होगा क्या, c अपॉन a। c क्या है, यहाँ c एक कांस्टेंट है यानी अचर पद है, तो यहाँ होगा अचर पद अपॉन ये क्या है, x² का गुणांक है, तो यहाँ लिखना है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ये दोनों बेसिक फॉर्मूला है, ये दोनों भी आप पढ़े होंगे, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर आपको पूछे कि मूलों का समांतर माध्य क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। मूलों का काफी बेसिक से बातें हो रही है, तो ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक ना। मूलों का समांतर माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, समांतर माध्य डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये होगा इसका समांतर माध्य। क्लियर है, ठीक। उसके बाद अगर इसी में और एक अगर आपको पूछे कि मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा, मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। 2
अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होगा, ये हरात्मक माध्य। ठीक, उसके बाद तीसरा अगर हम लोग देखेंगे, तीसरा अगर आपको पूछा जाए कि मूलों का यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर माध्य है ना, मूलों का गुणोत्तर माध्य अगर ये पूछा जाए आपको तो ये होगा अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, ये होगा इसका फॉर्मूला तीनों का, है ना। अगर आपको कहीं भी प्रश्न में अगर आपको अल्फा और बीटा दिया रहे, क्या अल्फा और बीटा दिया रहे, तो आपको क्या करना है, निकालना क्या है आपको, अगर आपको मूलों का योग पूछ दे, क्या पूछ दे, मूलों का योग पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा अगर मूलों का योग पूछे तो माइनस बी अपॉन ए कर देना है। अगर आपको पूछे कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सी अपॉन ए यानी कि अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक में जो रहेगा वो कर देना है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछे आपको कि मूलों का समांतर माध्य क्या होगा, मूलों का समांतर माध्य क्या होगा, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होगा। ठीक, उसके बाद मूलों का हरात्मक माध्य अगर पूछे तो वो होगा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक, उसके बाद अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अगर नेक्स्ट पूछे आपको मूलों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो मूलों का गुणोत्तर माध्य होगा कि अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा होगा। आई होप कि यहाँ तक आप सबों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूला है मेरे पास। आइए हम लोग एक नया टर्म के बारे में बात करते हैं कि मूलों की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि मूल का प्रकृति किस तरह का होगा, मूल वास्तविक होगा या असमान होगा या समान होगा। ठीक ना, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मूल वास्तविक होगा तो किस तरह का कंडीशन आएगा, मूल अवास्तविक होगा तो किस तरह का कंडीशन आएगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप उसका विवेचक जो निकालिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकालिएगा आप, ठीक ना, वो अगर 0 से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो अगर हम इसकी मूलों की प्रकृति जानना चाहेंगे तो वो मूल होगा जो वह मूल वास्तविक तथा असमान होगा, मूल वास्तविक। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएंगे, ठीक, डायरेक्ट, है ना, मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होगा। क्लियर है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात करें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसीलिए हम इसमें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कंसेप्ट पर देखेंगे। ठीक, सेकंड नंबर की बात करें अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब विवेचक निकालिएगा और ये विवेचक 0 अगर आ जाए, ठीक, तो अब जो मूल होगा वो मूल होगा, मूल वास्तविक तो होगा बट समान होगा, मूल वास्तविक तथा समान, क्योंकि 0 आ रहा है तो समान ही होगा, है ना, वास्तविक तथा समान, मूल वास्तविक तथा समान होगा। क्लियर है। थर्ड नंबर की केस को अगर देखेंगे आप ध्यानपूर्वक, तो लिखा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये माइनस में आ जाए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो अगर माइनस में आ जाएगा आपका, ये माइनस में आएगा मतलब 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा आएगा तो तभी इसका मूल क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा, मूल काल्पनिक होगा। ये था इसका टोटली कंसेप्ट, ठीक ना। इसको थोड़ा सा रब करते हैं हम लोग, उसके बाद एक और कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर का लगभग थ्योरी समाप्त हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा हम लोग इसको रब करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हमें 2 इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण का जो निकाय होता है, समीकरण निकाय, यानी कि समीकरण जो रहेगा वो 2 टर्म में रहेगा, इक्वेशन जो 2 टर्म में रहेगा। इक्वेशन को किस तरह से हमें बनाना है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह से रहेगा। ठीक, यहाँ c1 मान लीजिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरह से आपके पास 2 इक्वेशन रहेगा। क्लियर है। अब इस इक्वेशन से अगर आपको पूछ देगा कि इसका हल अद्वितीय होगा या अनेक हल होगा या इनमें से कोई इसका हल ही नहीं निकल सकता है, ठीक ना, हल कैसे, अगर x भी कट जाए y भी कट जाए तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा इस दोनों इक्वेशन का। इस तरह का कंडीशन अगर आपको पूछे तो पहला नंबर का जो कंडीशन आपको याद रखना है वो रखना है, यदि a1/a2 b1/b2 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इस तरह का अगर आपके पास कंडीशन बन के आए a1/a2 बराबर b1/b2,
इक्वल टू C1/C2 अगर इस तरह कंडीशन आए तो उसका जो हल होगा वो अनेक हल होगा, हल अनेक होगा, यानी सॉल्यूशन इसका इन्फिनिटी होगा, है ना। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तब जो इक्वेशन बन के आएगा, तब जो हमारा कंडीशन आएगा इसमें एक भी हल नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा, ठीक, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, क्लियर है। 3 नंबर की बात करें अगर, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इस तरह का अगर कंडीशन आए तो इसमें होगा एक अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। और एक बात कि अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का आए, आपको अगर पूछ दे कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका रूप अगर पूछे आपको, ठीक, द्विघात, ये अलग है, इसको अलग से लिखना है, द्विघात समीकरण, है ना। अगर आपको दे दे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग भी दे दे, मूलों का गुणनफल भी दे दे, तब आपको अगर पूछा जाए कि एक इक्वेशन हमें प्राप्त करके दीजिए, वो किस तरह से आप प्राप्त कीजिएगा, वो आपको फॉर्मूला लगाना है x², क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स, क्या, x² माइनस अल्फा मूलों का योग इंटू एक्स, ठीक, x का गुणांक प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से अगर आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहेंगे आप, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगर एग्जाम्पल में अल्फा प्लस बीटा अगर दिया रहे 5, अल्फा डॉट बीटा दिया रहे कितना, 6, तो बोलेगा अगर इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन जो निकलेगा मेरे पास वो इक्वेशन आएगा x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है, तो x प्लस अल्फा डॉट बीटा 6 है इक्वल टू 0, यानी टोटली आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इसका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे लॉगरिथम, है ना, लघु गुणक जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, किस तरह से प्रश्न आते हैं और कितने लेवल का हम लोग को उसमें तैयारी करना है ताकि हम प्रश्न को अटेम्प्ट कर सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।